हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर वाई वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आपको मैंने हल्का सा ग्लिम्स दिया था कि आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी। ठीक है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे दोबारा कि आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी और उसने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि देखो, फर्स्ट पॉइंट ये था कि उसने कहा कि लाइट पार्टिकल नीचे शो करेगी व्हेन इट विल इंटरैक्ट विद मैटर। ओके, और ऐसे बिहेव करेगी कि वो पार्टिकल से बन लेगी और उस पार्टिकल्स को उसने नाम दिया फोटॉन्स। फिर उसने कहा कि हर फोटोन की जो एनर्जी होगी, सारे पॉइंट्स अलग अलग याद होने चाहिए आपको, कि हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h। ओके, थर्ड उसने कहा कि इंटेंसिटी को डिफाइन किया। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोर्थ उसने बोला कि जब ये फोटॉन्स पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे, तो यहां पर ये फोटोन किसके साथ कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो सारी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। ओके, और फिफ्थ बोला ये जो प्रोसेस होगा एनर्जी देने वाला, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी। नाउ वी विल एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इसकी इन बातों से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन होता है। ओके, तो देखो कि तो क्या हुआ कि फोटॉन्स आए, फोटॉन्स की एनर्जी है h। ओके, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, h ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और इसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दो तो h ने फोटोन की एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी सारी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दो क्योंकि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। मान लो फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निकालने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो कि फोटोन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकालने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, बाकी 7 क्या बच जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। और वो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप वर्क फंक्शन ले रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा। मतलब और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी वर्क फंक्शन के। तो उसने इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, ये पेपर में पूछते हैं कि बताओ कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन ने लिखी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर अपन ये भी पढ़ा था कि के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ई वी नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओके, h ने माइनस 5 नॉट। अब देखो इस इक्वेशन की हेल्प से अपन सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे, जितनी भी बातें एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपको बताई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात थी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये पढ़ा था अपन ये ग्राफ, करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा करंट होगा। तो सिंपल, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। ओके, फिर हमने सेकंड ग्राफ पढ़ा कि कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और करंट के बीच में ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा, वो तो हमें पता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या आ रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। आप जब इंटेंसिटी बढ़ाते हो फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, बट फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती। फोटॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। तो हम इंटेंसिटी जब बढ़ा रहे थे तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे थे। जब तक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है फोटॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी
बढ़ाने से फोटॉन्स बढ़ जाएंगे बस, बट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगी, तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। फिर हमने थर्ड ग्राफ जो पढ़ा, कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, μ1 μ2 इज ग्रेटर देन μ1। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सैचुरेशन करंट पर, क्योंकि इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं। इंटेंसिटी सेम रखोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो देखो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी। ओके, फिर लास्ट ग्राफ जो मैंने कहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, वो था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये ग्राफ क्या बताता था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। ऐसे हमने दो मेटल्स के लिए बनाया, आपको बताया गया था कि ये जो दोनों लाइंस बनेंगी ये क्या होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो अब देखो इसको कंपेयर करो y = x + c से। v0 h/e nu minus phi0/e। v0 y एक्सिस पर है, न्यू x एक्सिस पर है, तो m क्या हो गया हमारा यहाँ पर, m आ गया h/e और y इंटरसेप्ट कितना आ गया -phi0/e। ठीक है, और ये क्या था यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप h/e है, h और e दोनों ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, बोथ आर यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो किसी भी मेटल के लिए ग्राफ बनाओगे स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। और y इंटरसेप्ट किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे। अब किसका y इंटरसेप्ट ज्यादा है, b का, तो b का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको याद रखना है कि y इंटरसेप्ट phi0/e के बराबर होता है। माइनस में ये रिप्रेजेंट करके नीचे जाता है, तो अगर आपको ये वैल्यू दी होगी you will keep it equal to phi0/e। ओके, एक बहुत ही बढ़िया बेटा क्वेश्चन आया था एक लास्ट ईयर, उसमें ग्राफ दिया था v मैक्सिमम स्क्वायर, v0 की जगह v मैक्सिमम स्क्वायर दे दिया, और हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछते हैं स्लोप जो सेम है, आप एक्सप्लेन करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, जहां से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, y इंटरसेप्ट क्या है, phi0/e है। तो उन्होंने इसीलिए कहा जाता है आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्राइमरी नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ दे दिया, अभी मैंने k मैक्सिमम को ev0 लिखा, आप हाफ एम स्क्वायर, तो v मैक्सिमम स्क्वायर क्या हो गया, 2h/m nu minus 2phi0/m। ठीक है, तो ग्राफ की शेप भी दे रखी है, एक ग्राफ दे रखा है, और उन्होंने इसको एक्सटेंड कर रखा था, इसको L दे दिया, इसको M दे दिया, तो ये N है। और फिर कहा प्लैंक कांस्टेंट को, वर्क फंक्शन को, इनको लिखो L और M की टर्म्स में। अब देखो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, ये भी थीटा, tan थीटा क्या होगा, L/m, और स्लोप क्या है, 2h/m, h की वैल्यू क्या है, mL/2। फिर वर्क फंक्शन y इंटरसेप्ट क्या है, 2phi0/m, और कितना दे रहे थे हम अपने को, L, तो phi0 कितना आ गया, mL/2। तो ऐसे सिंपली आपको h और phi0 पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना। फिर इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात रहेगी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपने को पता है h nu शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू phi0।
म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात भी एक्सप्लेन होगी कि फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बेसिक बात क्या है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो होनी चाहिए। अगर वर्क फंक्शन से कम है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आएगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? मिनिमम 5/h। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जितना ज्यादा वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा रहेगी। फिर अपने पास फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू सी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सी बाय लैम्डा। एंड डालो फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा नॉट आ गया हमारे पास hc बाय 5। ओके, ये क्या आ गया? लैम्डा नॉट क्या आ गया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जो न्यूमेरिकल्स थ्योरी आपने पढ़ी है। न्यूमेरिकल सारे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। याद रखो Kemax ये eV0 के बराबर होता है। एक और नई चीज हमने सीखी जो थ्योरी में नहीं पढ़ाई जाती, एग्जाम में दे दिया कि Kemax को आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात भी एक्सप्लेन होगी। और लास्ट बात क्या थी? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो वो उसने बोल ही दिया था कि जैसे फोटॉन्स टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से अपनी सारी एनर्जी दे देंगे एंड दिस विल बी एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो दिस इज हाउ आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। मिलिकन ने इसे डिस्प्रूव करने की कोशिश भी करी। मिलिकन ने क्या किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, उसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ बनाया, स्लोप कैलकुलेट किया, स्लोप उसने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेट किया। आइंस्टाइन के हिसाब से उसने h/e के बराबर रख दिया, h की वैल्यू कैलकुलेट करी। h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आ गई। तो उसने डिस्प्रूव करने के बजाय प्रूव कर दिया, क्योंकि देखो स्लोप एक्सपेरिमेंट लिया है, e की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आ गई। प्लैंक्स कांस्टेंट कहीं और से आया है, तो और ज्यादा प्रूव हो गया कि जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी वो सही है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर में। एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो पूछा जाता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा, मोर देन डबल होगा, लेस देन डबल होगा। तो देखो आंसर आएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल होगा। मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो V0 डैश, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, 2 कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें देखो कुछ गड़बड़ क्या करेगी। हाँ सही है, ठीक है। अब इसकी जगह eV0 लिखो, तो V0 डैश 2eV0 प्लस 5 है, और V0 डैश क्या आएगा? ई जाएगा 2V0 प्लस 5। तो देखो जो नया V0 है वो डबल से ज्यादा है। दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करो कि स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम मोर देन डबल। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, एग्जांपल करोगे बेटा खुद से 11.1, 11.2, 11.3। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। लिखी हुई है, पढ़ना बुक में पेज नंबर 396 पर। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो मतलब पहले तो यही लाइन लिख रखी है, फोटॉन मिलेगी, लाइट फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हर फोटोन की जो एनर्जी रहेगी वो होगी h न्यू, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है या फिर hc बाय लैम्डा। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फ्रीक्वेंसी रहेगा क्या लिख दिया c बाय लैम्डा, और जो मोमेंटम होगा वो होगा h बाय लैम्डा। ओके, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आता है मोमेंटम। h बाय लैम्डा भी लिखा हुआ है, h न्यू बाय c। ये दोनों फॉर्मूले तो याद रखने, मोमेंटम में सिर्फ h बाय लैम्डा याद रखना, ठीक है। तो देखो कैसे आता है h बाय लैम्डा, mc स्क्वायर होती है एनर्जी, उसको हमने h न्यू के बराबर रख दिया। ओके, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, एक c को डिवाइड कर दो तो मोमेंटम क्या आ जाता है h न्यू बाय c, और न्यू की वैल्यू डाल दो c बाय लैम्डा तो आ जाएगा h बाय लैम्डा। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोन का मोमेंटम कितना होता है h बाय लैम्डा। फिर और सारे थर्ड एनर्जी इतनी, मोमेंटम इतना, और स्पीड क्या होती है फोटोन की, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, वैक्यूम में c स्पीड होगी। ओके, फिर सेकंड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, बट फोटॉन्स की एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेगा, सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। एनर्जी और मोमेंटम दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर। ओके, थर्ड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोर्थ, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, ओके, ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी और मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। सारी की सारी एनर्जी फोटोन अपनी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व। ओके, एक और प्रॉपर्टी जो बुक में नहीं लिखी, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। रेस्ट पर होता है फोटोन, रेस्ट पर होगा तो उसका मास जीरो। ये भी देखो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन में से आउट ऑफ स्कोप होती है, बट आजकल इसे यूज करने लगे हैं, डिस्कस करते हैं हम इस इक्वेशन को। ये m नॉट के रेस्ट मास, m के रिलेटिविस्टिक मास। m नॉट रेस्ट मास है, देखो फोटोन की स्पीड कितनी होती है, c, ये चीज क्या बन जाएगी, c स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जीरो, जीरो इंटू m क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो रेस्ट मास है वो फोटोन का क्या हो जाएगा, जीरो। बट रिलेटिविस्टिक मास जीरो नहीं होता, क्योंकि इट इज गिविंग अस जीरो बाय जीरो। और ये मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि अगर थिंग्स आर टेंडिंग, कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो बाय जीरो विल गिव यू सम फाइनाइट नंबर। ओके, जैसे अगर फोटोन का मास निकालना है आप यहां से निकाल सकते हैं। अभी मैंने लिखा था कि mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, तो m कितना हो जाएगा, h न्यू बाय c स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक मास है फोटोन का, और रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। ओके, ये सारी बातें ध्यान रखनी। एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड्स में कि वो प्रॉपर्टीज बताओ फोटॉन्स की which helped Einstein to write photoelectric equation। किन में से कौन सी प्रॉपर्टीज थी मेन जिसकी हेल्प से फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी आइंस्टाइन ने? तो कौन सी प्रॉपर्टी थी? पहली है एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, इसकी इक्वेशन पहली ये प्रॉपर्टी। सेकंड, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, क्या होता है फोटोन पार्टिकल कोलिजन में कि सारी की सारी एनर्जी फोटोन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस करो तो k मैक्स आ जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज थी फोटॉन्स की व्हिच हेल्प आइंस्टाइन टू राइट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर देखो बेटा एक और मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं। अगर मान लो देखो लाइट की वेवलेंथ हमेशा याद रखनी है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, फिर लैम्डा एफ सी होता है, मतलब ये कांस्टेंट है। लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम, ये बात याद रखनी है। ये वायलेट कलर, ये रेड, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रेड की कम होगी। और अब अपने को क्या करना है कि एनर्जी निकालनी है वायलेट कलर की फोटॉन्स की, ठीक है। तो अगर अपने को एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला यूज करेंगे एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू डालो, एग्जाम में
लैम्डा की वैल्यू डाल दो 400 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। फिर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसा लिखोगे आप पहले, ठीक है। बट रफ में अलग से कैलकुलेशन करोगे, रफ में क्या ये फॉर्मूला याद रखो, 12400 कि लैम्डा डालो एंगस्ट्रॉम में, ऊपर 12400 लिखो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और वाइस वर्सा। अगर आपको एनर्जी पता है फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां वैल्यू डाल दो 12400 है, लैम्डा किसमें आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, जैसे पॉइंट कलर की हम निकाले एनर्जी, यहां रहती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद भी रखने में एनर्जी से लिख देता हूं 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक फोटॉन्स की एनर्जी होती है लाइट में। 1.8 कोरस्पॉन्ड करता है रेड को और 3.1 वायलेट को। ये रेंज याद रखोगे, ये बहुत काम आती है एटम्स वाले चैप्टर में भी। वेवलेंथ की रेंज भी याद रखोगे और फोटॉन्स की एनर्जी रेंज है कि जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कहां से कहां तक होती है, 1.8 से लेकर 3.1 तक। ओके, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन किस रेंज में चला जाएगा, यूवी में। इससे कम का होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो किसमें चला जाएगा, इंफ्रारेड में। तो अपने को पता चल जाता है कि ये जो लाइट है इससे ऊपर यूवी, इससे नीचे इंफ्रारेड। तो ये चीजें काम आती हैं जब भी आप क्वेश्चन करोगे 11.1, 11.2, 11.3, इनमें भी यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज। पेपर में डायरेक्ट मत यूज करना, मैंने आपको बता दिया, ऐसे लिखकर रफ में आंसर निकाल के सीधा आंसर लिख देना, किसका सीधा आंसर लिखोगे 3.1। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए थैंक्स।